कैसे हो सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और सभी लोग परीक्षा की तैयारी में अब लग गए होंगे, क्योंकि आपके पास अब वक्त नहीं है ज़्यादा। 2 महीना सिर्फ टाइम बचा हुआ है पेपर दिलाने के लिए। जून में आपका पेपर होना अनिवार्य है और अलग अलग यूनिवर्सिटी में 10 दिन 15 दिन आगे पीछे होते रहते हैं। कुल मिला के मैं आपको बताऊं तो हमारे पास जो टाइम बचा हुआ है, ये मार्च तो लगभग निकल गया, अप्रैल मई, ठीक है, और जून में आपका पेपर होना है। प्रैक्टिकल इंटरनल ये सारे चीज़ में आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होने वाले हैं, तो आपके पास अब समय बचा नहीं रहा। अब आपको मेरे वीडियो के माध्यम से जो जो चीज़ें मैं बताते जा रहा हूं उसको आप लोग अच्छे से कवर करते जाएं, नहीं तो सिर्फ आप 1 महीना के बाद पछताएंगे। तो अभी से ज्वाइन कर लो हमारे चैनल को। नया है चैनल में तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरह से एमपी वीडियो आपको हमारे चैनल के माध्यम से बहुत बेहतरीन तरीके से मिलेगा और पूरा आपको एकदम कॉन्सेप्ट बेस पर मिलेगा। देखो, हमको इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। ये चैप्टर हमारा 5वां है, ठीक है। परिचय हम पढ़ेंगे। सबसे पहले इनका परिचय क्या है, इंट्रोडक्शन क्या है, जिसको मैंने एक वीडियो में ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि इनका इंट्रोडक्शन क्या है। पहला लेक्चर में मैंने आपको बता दिया है कि बिना आप परिचय पढ़े, इनका इंट्रोडक्शन पढ़े, अगर आप चैप्टर में एंट्री मारते हैं तो नो भैया, आपको समझ में नहीं आएगा। ध्यान रखिएगा। जैसे आप मेरे से पढ़ाई कर रहे हैं तो मेरे बारे में आपने सर्च किया होगा कि एमके सर कौन है, क्या पढ़ाते हैं, कहाँ से है, कि किस सिलेबस को कवर करते हैं। तो नो डाउट आपने नॉलेज में लिया होगा, जानकारी में लिया होगा, परिचय लिया होगा, इंट्रो लिया होगा, उसके बाद आपने पढ़ना स्टार्ट किया होगा, फिर जाके आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। नहीं तो ऐसे ही नहीं करते हैं बच्चे सब्सक्राइब। तो इंट्रोडक्शन मैंने पहले लेक्चर में दे दिया है। दूसरा जो हमारा टॉपिक बनेगा, रासायनिक साम्य के प्रकार, टाइप ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के प्रकार 2 प्रकार आपको देखने के लिए मिलेगा, एक तो होमोजीनस, दूसरा हेट्रोजीनस, सममांगी और विषमांगी। राइट ना। कैसे है मैं पूरा आपको डिटेल करूंगा आज की वीडियो में। इन्हीं दोनों टॉपिक को एक लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे। अगला है द्रव्य अनुपातिक क्रिया का नियम, लॉ ऑफ मास एक्शंस। भाई, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है, यही हमारे एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, पूरा संभावनाएं हैं आने की, तो इसको आप ध्यान से करिएगा। उष्माक्षेपी और उष्माशोषी अभिक्रिया क्या होते हैं, एक्सोथर्मी एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस, व्हाट इज दिस, क्या होते हैं, मैं आपको ग्राफ के साथ बताऊंगा कि इसके लिए एनर्जी लेवल प्रोफाइल डायग्राम बनाना है। कोई भी जब रिएक्शन करता है तो बिना एनर्जी को लिए वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो ये कैसे काम करता है, उनके बीच के जो प्रोसेस होते हैं उनको हम समझेंगे इस टॉपिक्स में। अगला है हमारे पास वांट हाफ समीकरण। वांट हाफ इक्वेशन क्या है, बहुत बार पेपर में आया है, समीकरण आपको मिलेगा। बहुत अच्छे से मैं कोशिश करूंगा आपको समझा दूं पेपर के बेस पर जो आप 4th सेमेस्टर में हैं। अगला है हमारे पास ली सातेलिए का सिद्धांत। ली सातेलिए का प्रिंसिपल क्या है, इसको हम लोग समझेंगे। और यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा इनका एप्लीकेशन। क्या देखने के लिए मिलेगा, एप्लीकेशन। इनके अनुप्रयोग क्या है, इसके उपयोग हम कैसे करेंगे, अनुप्रयोग कह सकते हैं। अनुप्रयोग इसका बहुत ज़्यादा आईएमपी है, तो ये चीज़ों को हम करेंगे। इसके बाद दोस्तों और हमको इसके अंदर में ज़्यादा और नहीं कर रहेंगे। जो आपको और लगता है कि मुझे पढ़ लेना चाहिए तो आप अपने हिसाब से तैयारी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, है ना। अब देखना भी पड़ता है कि सिलेबस कितना बड़ा है, टॉपिक कितना सारा चीज़ पढ़ना है, तो ये सारे चीज़ों को भी तो कवर करना है ना हमको, राइट। तो इन टॉपिक को आप पहले स्क्रीनशॉट ले लेंगे कि भाई हमको क्या क्या टॉपिक्स पढ़ना है, ठीक है। तो ये आपका एक फ्रंट पेज पर, और जब भी आप नोट्स बनाते हैं ना तो हर टॉपिक के कलेक्शन को, पूरे उस चैप्टर के कलेक्शन को शुरू के पेज में लिख दिया करें। ये नोट्स बनाने का तरीका होता है। उसके बाद टॉपिक टू टॉपिक आप लिखते जाएंगे। तो चलिए, आप सब ने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब एक बात मैं बता देता हूं, ये हमारे पेपर के बेस पर बहुत ज्यादा एमपी है, ये एमपी है, ये एमपी है, राइट ना। और उष्माक्षेपी उष्माशोषी जो अभिक्रिया होती है ये भी एमपी है। तो ये चारों टॉपिक को आपको नहीं छोड़ना है। और ये तो सबसे स्पेशल है, क्योंकि बिना इंट्रोडक्शन पढ़े आप आगे बढ़ ही नहीं सकते, ठीक है। और ये रासायनिक साम्य के प्रकार आपके नॉलेज के लिए मैं आपको बताऊंगा कि कैसे काम करता है। देखो, एक बात मैं आपको बता देता हूं, जो हमारे पास साम्य अवस्था होता है, साम्य अवस्था होता है, तो यहां पर 2 तरह के साम्य अवस्था काम करते हैं। एक कैसा है मैं बताता हूं। हमारे पास फिजिकल साम्य अवस्था होता है, फिजिकल साम्य अवस्था, इक्विलिब्रियम होता है हमारे पास, ठीक है। तो ये इक्विलिब्रियम, फिजिकल इक्विलिब्रियम कैसे काम करता है, ठोस, ठीक है, और यहां पर आप जानते हैं द्रव, ठीक है, और आप जानते हैं बच्चों गैस। गैस मीन्स किस फेस में है, ये वाष्प के फेस में है।
ये वाष्प के फेस में है, ठीक है। और ये द्रव अवस्था है, ये ठोस अवस्था है। मान लीजिए यहाँ पर बर्फ है, बर्फ को आप पिघलाएंगे तो वो हो जाएगा द्रव, द्रव मीन्स ये हो जाएगा पानी में कन्वर्ट, ठीक है। पानी को फिर हम लोग क्या करेंगे, गर्म करेंगे, हीट करेंगे, तो ये बन जाएगा गैस, गैस मीन्स ये बन जाएगा हमारे पास वाष्प बन जाएगा, ये वाष्प बन जाएगा। तो ये 3 फेज यहाँ पर चलने लगते हैं कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टीज में। ये दिया है हमारे बुक्स में, देखने के लिए मिलेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है इसके पीछे हम एकदम नहीं भागेंगे, इसमें हम अपना पूरा टाइम दे देंगे तो एमपी टॉपिक को हम कब पढ़ पाएंगे। और मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूं, जब हमारे पास 2 दिन 3 दिन का परीक्षा का छुट्टी हो रहता है ना, तो मैं सच बता रहा हूं, आप लोग वही टॉपिक पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम के बेस पर एमपी है। मैं भी पढ़ा हूं, आप भी पढ़ेंगे, क्योंकि उतना हमारे पास समय रहता नहीं कि हम उनको कैसे रिविजन करें। और जब तक आप रिविजन नहीं करेंगे, रिवाइज नहीं करेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि आप पेपर अच्छा बना पाएंगे। तो रिविजन को भाई पहले प्राथमिकता हमको देना चाहिए। बहुत बच्चे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में परेशान है, बोल रहे हैं सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, इधर पढ़ रहे हैं तो उधर को भूल रहे हैं, इधर पढ़ रहे हैं तो इधर ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है। सब लोग परेशान होंगे, आपका कैसे याद रहता है सर। तो मेरे भाई मैंने मेहनत किया है कंटिन्यू, राइट ना। मैं करीबन 8 से 10 साल 12 साल केमिस्ट्री मैंने पढ़ा है, तो याद होना ही होना है, ठीक है। आप उनको कितना बार प्रैक्टिस करते हैं, ये आपका इंपॉर्टेंट चीज है। देखो आप 1 बार 2 बार प्रैक्टिस कर लेने का आपको इतना याद हो जाता है, तो जो टीचर पढ़ा रहे हैं, लगातार लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, किसी को समझा रहे हैं, खुद समझ रहे हैं, तो नो डाउट वो क्यों भूलेंगे। कॉन्सेप्ट को पता होना चाहिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि हमको कौन से चीज़ों को याद रखना है, कौन सी चीज़ों को याद नहीं रखना है। तो बेसिक चीज़ें आपको नॉलेज में रखना जरूरी है, और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप खुद को समय कितना दे रहे हैं, ये सबसे हमारे लिए जरूरी चीजें होती है। तो चलिए दोस्तों, बिना लेट करे हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हमारे चैनल से जुड़े हैं, मैं 100% विश्वास दिलाता हूं कि मेरे माध्यम से अगर आप पढ़ाई करते जाते हैं तो आप लोगों का नंबर भी अच्छा आएगा, आपका बेसिक भी स्ट्रांग हो जाएगा, नॉलेज भी आपको अच्छा मिल जाएगा, और आप अच्छा से कर पाएंगे। तो ये सभी बातें आप समझ रहे होंगे। तो दोस्तों, चैनल में नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको हो सकता है वीडियो ना मिले। वीडियो अगर आपको चाहिए, आपके मोबाइल के नोटिफिकेशन में पहुंच जाएगा कि सर ने आज वीडियो अपलोड कर दिया है। तो डेली अब से मेरा जो वीडियो डलेगा 6 बजे डलेगा। कितना टाइम? 6 बजे, शाम को 6 बजे हम वीडियो अपलोड करेंगे, और 6 बजे आप सभी लोग वेट करते रहना। जो भी आप कक्षा के बच्चे हैं, 2nd सेम 4th सेम है ना, तो ये 4th सेम का भी क्लास चल रहा है। 3rd सेम वाले बच्चे हो चाहे 2nd सेम वाले बच्चे हैं, उनके लिए वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। चलिए दोस्तों, वीडियो को हम लोग और आगे बढ़ाते हैं। चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग समझते हैं, यह हमारा टॉपिक है टाइप ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। देखो एक बात ध्यान रखना, जो हमारे लिए आईएमपी है, जो हमारे समझ के लिए आईएमपी है, उन टॉपिक्स को मैं लेते जा रहा हूं, आप लोग छोड़ना बस मत, राइट। देखो यहां पर है हमारे पास प्रावस्था की संख्या के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं हमारे पास जो केमिकल इक्विलिब्रियम है। पहला है सममांगी साम्य अवस्था। सममांगी का मतलब क्या होता है? होमोजीनस इक्विलिब्रियम, इनका इंग्लिश मायने हैं। अब इसके बारे में हम समझते हैं। देखो पहले तो एक रिएक्शन देखो, H2 है और I2 है। जब H2 I2 को मैं मिलाऊंगा तो HI बनेगा, मतलब हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगा। यहां पर ये 2 बार है, H2 है और यहाँ पर I2 है। बैलेंस दिख रहा है, 2 बार हाइड्रोजन सामने में लगा है, 2 बार आयोडीन, 2 बार तो सामने में लगा है 2 बार। ये तीनों देखो, ये हमारा भी कारक है, सब लोग जानते हैं। जो एरो के निशान के पहले है वो मेरा रिएक्टेंट है, और जो एरो के निशान के बाद है वो मेरा प्रोडक्ट है। तो जब अभिकारक उत्पाद एक ही प्रवस्था में हो, अर्थात ये कह रहा है यदि साम्य अवस्था में सभी पदार्थ समान प्रवस्था में हो तो उसे सममांगी साम्य अवस्था कहते हैं। जैसे यहां देखो H2 है, I2 है, ये दोनों के दोनों गैस है, और जो मेरा प्रोडक्ट बना है वो भी मेरा क्या है? गैस है। इसका मतलब ये हुआ, हम बोल सकते हैं कि यदि अभिकारक उत्पाद एक ही प्रवस्था में हो, या तो ठोस ठोस हो, या तो द्रव द्रव हो, या फिर गैस गैस हो। तो यहाँ पर जो मैंने एग्जाम्पल लिया हुआ है गैस के लिया हुआ है, ये दोनों के दोनों गैस है, और जो बना है वो भी गैस है। तो अभिकारक और उत्पाद एक ही प्रवस्था में हो, या तो ठोस ठोस हो, या द्रव द्रव हो, या फिर गैस गैस हो।
तो उसे हम लोग कहते हैं सममांगी कहते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया। अब एक बात मैं समझाता हूं, देखो हम फॉरवर्ड रिएक्शन देखते हैं और हमारे पास बैकवर्ड रिएक्शन होते हैं। जब अभिकारक उत्पाद में कन्वर्ट होता है तो वो हमारा अग्र अभिक्रिया होती है, लेकिन जब हमारे पास जो उत्पाद है अगर वो अभिकारक में फिर कन्वर्ट हो जाता है, बैक हो जाता है, तो उसे पश्च अभिक्रिया कहते हैं, बैकवर्ड रिएक्शंस कहते हैं। जैसे यहां देखो H2I2 कन्वर्ट हो गया है HI में, कन्वर्ट हो गया क्या में, HI में, ठीक है। तो ये मेरा फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। लेकिन जब दोस्तों HI को, जैसे इसको मैं यहां ले आऊंगा जो मेरा प्रोडक्ट बना था उसको, और फिर मैं पहले अवस्था में लेके आ जाऊंगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास बैकवर्ड रिएक्शंस हो जाएगा, जिसको मैंने इंट्रोडक्शन में एकदम डिटेल किया हुआ है, जाके उनको देखना। दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास, यहां देखो ये हमारा लिक्विड है NH4OH अर्थात एक्वस फॉर्म है, और एसिटिक एसिड है, ये भी मेरा एक्वस फॉर्म है, इसका नाम है अमोनियम हाइड्रोक्साइड है इसका नाम। जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड को एसिटिक एसिड के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो सिंपल एक बात है समझना, यहाँ का एक हाइड्रोजन, यहाँ का OH वाटर बन के क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ये देखो क्या हो जाएगा, यहाँ का OH और यहाँ का हाइड्रोजन जल बन के हमारे पास वापस बाहर निकल जाएगा। अब बचा क्या रह गया मेरे पास, CH3COO, देखो CH3COO दिख रहा है, और NH4 का हमारा NH4 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका नाम है अमोनियम एसिटेट, इसका नाम है, और ये हमारा वाटर है। ये सब के सब लिक्विड फॉर्म में, देखो ये अभिकारक भी मेरा लिक्विड फॉर्म है, जो प्रोडक्ट बना है वो भी मेरा लिक्विड फॉर्म है। इसको भी हम लिख सकते हैं, जैसे यहाँ हमने बैकवर्ड फॉरवर्ड रिएक्शन लिखे है वैसे ही सेम इसको आप यहाँ इतना को सेम टू सेम डिट्टो फोटोकॉपी कर देंगे, और इसको लिख देंगे हम, क्या लिख देंगे, अग्र अभिक्रिया लिख देंगे, और इसको फिर नीचे रख देंगे, और इसके बाद हम बना क्या देंगे, इसको बना देंगे, अर्थात वो बेक हो जाएगा। तो ये होता है हमारे पास सममांगी साम्य अवस्था। आई होप सभी लोगों को समझ आ गया होगा। अब देखते हैं विषमांगी प्रावस्था। देखो हेट्रोजीनस इक्विलिब्रियम क्या होता है, वह प्रावस्था अर्थात वह फेज जिसमें भाग लेने वाले पदार्थ विभिन्न प्रावस्था में हो, तो उसे हम लोग कहते हैं विषमांगी प्रावस्था कहते हैं, अर्थात अलग अलग फेज में है। सभी लोग जानते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, जानते हैं है ना, कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3 सॉलिड के फॉर्म में है। जब इसको हीट करेंगे तो CaO बनेगा, यहां पर सॉलिड दिख रहा है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा। हम क्या समझे, देखो यहां पर ये सॉलिड है, यहां पर ये सॉलिड है, लेकिन ये गैस है। इसका मतलब ये हुआ कि ये अलग अलग फेज में है, एक ही फेज में नहीं है। ये सॉलिड तो है, ये सॉलिड तो है, लेकिन ये जो प्रोडक्ट और बन रहा है CO2 वो क्या फॉर्म में है, गैस फॉर्म में। तो हो गई ना अलग अलग फॉर्म। ये देखो MgCO3, ये व्हाइट कलर का आपको देखने के लिए मिलेगा, MgCO3 ये सॉलिड फॉर्म में है। और जब हम रिएक्ट कराएंगे तो समझ रहे हो ना सभी लोग, देखो कैल्शियम का कैल्शियम हो गया यहाँ पर, ऑक्सीजन की संख्या कितना बार है, 3 बार। एक ऑक्सीजन को मैंने लिया हुआ है तो CaO बन जाएगा, अर्थात कैल्शियम मोनोऑक्साइड बन जाएगा। अब बाहर क्या निकल गया, यहाँ के एक ऑक्सीजन चूंकि कैल्शियम के लिए ले लिया तो ये बन जाएगा CO2 बच जाएगा। सेम ये भी वही है, मैं उसी ग्रुप के एलिमेंट को बदल दिया है ना, Ca के जगह में Mg मैंने लिया हुआ है, तो ये हो जाएगा MgO हो जाएगा, और CO2 बाहर निकल जाएगा। देखो ये दोनों तो सेम फेज में है, लेकिन ये हमारा गैस फेज में है। यही हमारे पास सममांगी और विषमांगी, आपके नॉलेज के लिए भी अच्छा है। चलो स्क्रीनशॉट फटाफट ले लो सभी लोग। तो चलो स्टूडेंट, आप सबने स्क्रीनशॉट लिया। अब ये 10-12 मिनट के वीडियो में मैंने आपको बताया कि टाइप आप हमारे पास जो इक्विलिब्रियम होते हैं इसको मैंने आपको समझा दिया, पेपर में आए या ना आए, लेकिन आपको इसको पढ़ना ही है क्योंकि ये बहुत जगह काम आता है। चलिए दोस्तों, अब हम समझते हैं लॉ ऑफ मास एक्शंस क्या होते हैं। द्रव्य अनुपाती नियम बहुत ही स्पेशल है, आप एकदम ध्यान से देखते जाना, 100% पेपर में आने की संभावनाएं हैं, आते हैं और आएंगे, राइट ना। तो चलिए दोस्तों, हम लोग द्रव्य अनुपाती नियम की ओर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग समझना स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास लॉ ऑफ मास एक्शन होते क्या चीज़ है। बहुत इजी है, ये मैंने जो लिखा हुआ है आपको नोट्स बनाने के लिए लिखा हुआ है, ताकि आप उनको अच्छा से समझ पाएंगे। देखते हैं इसके बारे में थोड़ा फिर हम ये जानकारी ले लेते हैं कि इसे कब और किसने दिया था और क्या बताने के लिए दिया था, पहले ये समझ लेते हैं। कोई भी हम टॉपिक पढ़ते हैं तो हमको ज्ञान होना चाहिए कि ये टॉपिक हम क्यों स्टडी कर रहे हैं। और इसके बाद 2-3 लाइन जो मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पर ये 2 ही लाइन है, लेकिन मैंने थोड़ा अच्छा से बड़ा बड़ा लिखा है तो ये 3 लाइन में आया हुआ है, ठीक है। फिर मैं पूरा आपको इसके एग्जाम्पल लेके समझा रहा हूँ। देखो, इसे सबसे पहले 1864 में गुल्डबर्ग एवं वागे ने अभिक्रिया की दर, अर्थात जो भी अभिक्रिया हो रही है ना,
तो उसकी दर, और दर किससे प्रभावित होती है? ताप, दाब, सांद्रता, ये सबसे प्रभावित हो सकता है। अगर सांद्रता बढ़ाएंगे तो हो सकता है रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा। अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा तो हो सकता है उनकी रिएक्शन की रेट बढ़ सकती है। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं वहां पर टेम्परेचर बढ़ा देता हूं तो उनका रेट बढ़ सकता है। दाब बढ़ा देने से, ताप बढ़ा देने से और उनकी ताप दाब सांद्रता बढ़ा देने से उनकी जो रेट होती है वो बढ़ सकती है। तो यहां पर क्या कह रहे हैं कि सन 1864 में गुल्डबर्ग एवं वागे ने अभिक्रिया की जो दर होती है तथा अभिकारकों की सांद्रता के बीच संबंध स्थापित किया, जिसे बाद में द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम कहा गया। जिसे बाद में हम कौन सा नियम कहेंगे? द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम कहेंगे। तो सिर्फ दो ही चीज है, एक तो अभिकारक होता है और दूसरा उनके क्या होते हैं? दर होते हैं। तो उनके बीच में संबंध को बताया कि कौन सी अभिक्रिया कैसे उनकी रेट है उसको बताया। अब वही चीज को लिखा गया है। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है? निश्चित ताप पर, कोई एक निश्चित ताप है जहां पर किसी भी पदार्थ, कोई भी हमारे पास जो रिएक्टेंट है, पदार्थ की क्रिया करने की दर उसके सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होती है। ये कह रहा है कि कोई भी जो हमारे पास पदार्थ है, किसी भी पदार्थ की जो क्रिया करने की जो दर होती है, कोई भी मैं पदार्थ ले रहा हूं ABCD कुछ भी, तो उनकी जो दर होती है वो उसके सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होती है तथा रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होती है तथा जो अभिकारक है, जो भी मैं अभिकारक ले रहा हूं वो सक्रिय द्रव्यमान, अब मैं बताऊंगा कि एक्टिव मास किसको हम कहेंगे, तो सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होती है। यहां पर आप एग्जांपल देखेंगे तो आपको पूरा चीज समझ आएगा। मान लो मेरे पास एक अभिक्रिया है, यहां लिख लेना एक अभिक्रिया A प्लस B बराबर मैं बना रहा हूं, उत्पाद बना रहा हूं, कोई भी मेरे पास प्रोडक्ट बन रहा है। यहां पर जो A लिखा है अभिकारक है, यहां पर जो मैंने B लिखा है ये मेरा रिएक्टेंट है। दोनों के दोनों A और B को हम मिला रहे हैं, तो मिलाने के बाद बन रहा है प्रोडक्ट। अब यहां पर स्मॉल a लिखा है, यहाँ स्मॉल b लिखा है, इसका अर्थ क्या होगा? तो यहां पर मैं आपको लिख के बताया हूं कि A और जो B है वो A और B के अणु की संख्या को बता रहा है। तो एक बात समझ आ गया भाई कि हमारे पास जो यहाँ पर A लिखा हुआ है ये इसके अणु की संख्या है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। यहाँ पर जो B लिखा है ये भी उसके अणु की संख्या को बता रहा है। क्लियर हो? अब इस नियम के अनुसार हम जानते हैं कि जो अभिक्रिया की दर होती है, जो अभिक्रिया की क्या होती है? दर होती है। जैसे यहाँ पर देखें उसके सक्रिय द्रव्यमान, मान लो A का एक्टिव मास ये A लिखा है, अब B का एक्टिव मास हम ब्रैकेट में क्या लिख देंगे? B लिख देंगे। द्रव्यमान के समानुपाती होती है, तो वही बात तो लिखा गया है। अभिक्रिया की जो दर होती है वो किसके समानुपाती होती है? किसके प्रोपोर्शनल होती है? हमारे पास जो अभिक्रिया में भाग ले रहा है अभिकारक के एक्टिव मास के, उनके एक्टिव मास के द्रव्यमान के समानुपाती होता है तथा रासायनिक अभिक्रिया की जो दर होती है अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती। अब देखो दोनों के बीच में गुणनफल है कि नहीं है बताओ? यहाँ A है और यहाँ B है, तो दोनों के एक्टिव मास के गुणनफल के बराबर है कि नहीं है? राइट ना? तो इसको आगे हम देखेंगे पूरा व्यंजन के साथ में। तो यहाँ पर हमको एक बात समझ आ गया कि एक निश्चित ताप होता है, उस ताप पर कोई भी पदार्थ जो क्रिया कर रहा है उसकी दर होती है उसके सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होती है। तो यही सिंपल सी चीज है, अभिक्रिया की दर जो अभिक्रिया में भाग ले रहा है अभिकारक है, कोई भी पदार्थ है, कि उसके सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होती है। बस इतना ही लिखना है। फिर यहाँ एक लेना और लिखा है रासायनिक अभिक्रिया की जो दर होती है अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान। अब भाई ये देखो अभिकारक के सक्रिय द्रव्यमान, ये भी है अभिकारक के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के बराबर होता है, यह समानुपाती होता है। तो यहाँ A और B दोनों के बीच में गुणनफल हुआ है। ये होता है इनका पूरा परिभाषा। अब इसके पूरे व्यंजक को हम डिटेल करेंगे, उसके पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग। अब स्टूडेंट आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? आप लोग थोड़ा ध्यान करेंगे तो नो डाउट समझ में आ जाएगा। सीधा एक बात है, अभिक्रिया की दर किसके समानुपाती होती है? अभिकारक के द्रव्यमान के समानुपाती होती है। इतना ही हमको लिखना है। आई होप सबको समझ आया। आप वीडियो को रिपीट करके देखना, बहुत IMP है, इसको छोड़ना मत कोई लोग, ठीक है? समझ आ गया सभी लोग? 2 लाइन को याद कर लेना। निश्चित ताप पर किसी भी अभिक्रिया की दर है ना, उसके सक्रिय द्रव्यमान, यही तो है सक्रिय एक्टिव मास, यहां पर लिखा है, तथा जो ब्रैकेट है उसकी सांद्रता को बता रहे हैं। जैसे A की सांद्रता A
है ना, ए की सांद्रता ब्रैकेट है, यहाँ बी की सांद्रता ब्रैकेट है। अब यहाँ पर दोस्तों हमने जो ए लिखा हुआ है, जो बी लिखा हुआ है, तो हम लिख सकते हैं जो मोलों की संख्या को उनके घात के रूप में हम लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर मोलों की संख्या को और समझना है, मान लो मैं 2a लिख दिया प्लस मान लो मैं यहाँ लिख देता हूँ 3b लिख देता हूँ, तो जो मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ तो हमको मिल जाएगा, मान लो 2 बार C मिल जाएगा प्लस 3 बार क्या मिल जाएगा, मान लो यहाँ पर 3 बार C मिल जाएगा और 2 बार क्या मिल जाएगा, D मिल जाएगा, सपोज करो। तो यहाँ इसकी संख्या ये है, यहाँ पर इसकी संख्या A है, राइट ना। तो कुल मिला के उनका योग होता है और योग को हम इस तरह से गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। समझ आया? जैसे मैं यहाँ पर लिखा हूँ AB, और इसके लिए मैं दर मास निकालूंगा तो मैं क्या निकालूंगा, A लिखूंगा और इसके बाहर में लिखूंगा B लिखूंगा और यहाँ पर मैं प्लस को हटा करके गुणनफल लगाऊंगा और यहाँ b लिखूंगा, यहाँ घात कितना लिख दूंगा, 3 लिख दूंगा, राइट। अब फिर बराबर करेंगे हम लोग, ये c के लिए क्या लिखेंगे, c लिखेंगे, इसके घात 3 लिख देंगे और d का घात कितना लिख देंगे स्टूडेंट, 2 लिख देंगे। यही होता है इसका एक्टिव मास। आई होप आप लोगों को धीरे धीरे और समझ में आने लगेगा। फिलहाल हमको जो काम का चीज़ है वही चीज़ को कवर करना है और बाकी चीज़ों को उतना कवर नहीं करना जो हमारे काम का नहीं है, ठीक है। चलो अब इसके पूरे व्यंजक को हम डिटेल करेंगे, बहुत अच्छा है। देखना एक बार में आपको समझ नहीं आएगा ना तो आप लोग मेरा नाम बदल देना, राइट ना। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको बिल्कुल 100% समझ में आएगा। इतना समझ आ गया तो आपको देखो फलाना ने ये फलाना सन में क्या बताया कि कोई भी अभिक्रिया की दर अभिक्रिया की सांद्रता के बीच संबंध बताया, जिसे बाद में द्रव्य अनुपाती नियम कहते हैं। एक निश्चित ताप पर किसी भी पदार्थ की अभिक्रिया करने की दर उसके सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होते हैं, जैसे आप यहां देख पा रहे हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तथा रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है, जिसको आपने समझा। चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसके पूरे व्यंजक को हम लोग समझते हैं, राइट ना। तो चलिए स्टूडेंट अब हम लोग इसके पूरे व्यंजक को समझते हैं। द्रव्य अनुपाती नियम का पूरा व्यंजक क्या है, बहुत इजी है, आप इसको अच्छे से कवर कर सकते हैं। एकदम आपको लगेगा कि ये बहुत ज़्यादा हार्ड है, लेकिन ये हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल है। देखो, अतः जो अभिक्रिया की जो दर होती है इसे हम मान सकते हैं, यहाँ पर समानुपाती को हटा के क्या लगा लेते हैं, स्थिरांक लगा लेते हैं जो K को बता रहा है। अब ये A का मोलों की संख्या क्या है, A है, B के मोलों की संख्या क्या है, B है, उसको हम घात में लिख सकते हैं, जैसे कि आपने स्टार्टिंग में देखा था। यहाँ मैंने लिखा है जहाँ K एक क्या है, कांस्टेंट होते हैं, स्थिरांक होते हैं, जिसे दर स्थिरांक कहते हैं, अर्थात रेट कांस्टेंट कहते हैं। मान लो एक अभिक्रिया हम ले लेते हैं जो रिवर्सिबल अभिक्रिया है, जो दोनों दिशाओं में काम करती है, जैसे A प्लस बी, और यहाँ पर हम रिवर्सिबल का निशान लगाए हैं और बन रहा है प्रोडक्ट मेरे पास x प्लस क्या बन रहा है, y बन रहा है। ये y बता रहा है, x बता रहा है इसके मोलों की संख्या को, ये y बता रहा है y के मोलों की संख्या को, और यहाँ पर a जो छोटा वाला a दिखा रहा है a के मोलों की संख्या, और जो b है वो बता रहा है b के मोलों की संख्या को बता रहा है। द्रव्य अनुपातिक क्रिया का नियम अगर लागू हम करें, लॉ ऑफ मास एक्शन अगर हम लगाएं तो समझते हैं, ध्यान से देखना आप, बहुत क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूं। अब बस ध्यान से देखते जाना। अग्र अभिक्रिया अर्थात जो आगे की ओर रिएक्शंस बढ़ रहे हैं, इसको कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन, इंग्लिश में कहेंगे, इसकी दर क्या होती है। तो मैंने यहाँ पर लिखा है आर फॉर रिएक्टेंट हम बोल सकते हैं, तो आर एफ, एफ का मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन मीन क्या होगा, जो आगे की ओर बढ़ रहा है, जो अग्रगामी अभिक्रिया को बता रहा है। समानुपाती का निशान लगाएंगे और ये हमारा रिएक्टेंस हमने लिया क्या है, A, और क्या लिया है मैंने B। इनका मोलों की संख्या A है, इसके मोलों की संख्या क्या है, B है। अर्थात मैंने इन्हीं को सेम टू सेम यहाँ पर कॉपी कर दिया है और सामने में मैंने R और F लगा दिया है। R F का मीनिंग यहाँ पर क्या है, R का मतलब कोई रिएक्टेंट को बता रहा है और यहाँ F का मतलब क्या को बता रहे हैं स्टूडेंट, फॉरवर्ड रिएक्शन को बता रहे हैं। अगर मैं ये समानुपाती को हटाऊंगा तो स्थिरांक लग जाएगा, मेरे पास क्या लग जाएगा, K लग जाएगा। अब यहाँ F क्यों लिखे हैं हम, क्योंकि हम फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए ज्ञात कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पर F लिखा हुआ है। इसका कुल मिला के मीनिंग क्या होगा, आर एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये स्थिरांक हट करके क्या हो जाएगा, मतलब समानुपाती हट करके क्या होगा, के एफ हो जाएगा। बाकी हमारा सेम है, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है एकदम क्लियर, जहां पर के एफ एक अग्रगामी अभिक्रिया की दर स्थिरांक है, बिल्कुल सही है। जो के एफ है वो अग्रगामी जो फॉरवर्ड रिएक्शन होते हैं उनका रेट कांस्टेंट को बता रहे हैं। वैसे स्टूडेंट हम यहाँ पर पश्च अभिक्रिया की दर ज्ञात करेंगे। जैसे आपने यहाँ पर
एक किसके लिए ज्ञात किया था, अग्र अभिक्रिया के लिए ज्ञात किया था, अर्थात फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए ज्ञात किया था। वैसे ही हम पश्च अभिक्रिया की दर के लिए ज्ञात करेंगे, अर्थात आर बी लिखेंगे। बी का मतलब यहां पर बैकवर्ड रिएक्शंस को बता रहे हैं, जो पीछे की ओर क्या होगा, फिर प्रोडक्ट जो बना है वो रिएक्टेंट की ओर आगे जाएगा। तो यहां सेम टू सेम लिखेंगे। मान लो मेरे पास जो प्रोडक्ट बना हुआ है, इसी को देखो, ये मेरा रिएक्टेंट है और ये मेरा क्या है, प्रोडक्ट है, ठीक है। तो मेरे पास जो बैकवर्ड रिएक्शन काम करेगा वो आर बी समानुपाती हो जाएगा एक्स और क्या हो जाएगा वाई। एक्स का यहाँ पर मोलों की संख्या एक्स है, वाई के मोलों की संख्या यहाँ पर वाई है। क्लियर हो, जैसे कि आपने ऊपर में देखा है। इसी को हम सेम फोटो कॉपी कर देंगे, बट यहाँ ए और बी की जगह में हम एक्स और वाई ले लेंगे नीचे में, बाकी सेम वही फोटो कॉपी यहाँ हो रहा है, समझिए। अब जब हम यहाँ पर समानुपाती को हटाएंगे, प्रपोजनल को हटाएंगे, तो ये हट जाएगा और यहां लग जाएगा के और क्या लग जाएगा, बी लग जाएगा। यहां पर एक बार ध्यान रखना, यहां के एफ मैंने लिखा है और यहां पर मैंने क्या लिखा है, बी लिखा है। तो के बी का मतलब क्या है, के एफ का मतलब क्या है, तो सबको ज्ञात हो गया होगा। के एफ का मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन है, अग्रगामी अभिक्रिया है, और ये पश्च कर रहा है, हेडिंग यहां पर थोड़ा सा मैंने लिखा है, तो ये मेरा हो जाएगा के बी हो जाएगा, बाकी मेरा सेम है। इक्वेशन इनको फर्स्ट मानिए, इसको इक्वेशन क्या मानिए, सेकंड मानिए, समीकरण पहला और दूसरा। इक्विलिब्रियम फॉर्म पर जब हम साम्य अवस्था पर इसको देखें तो क्या होता है, ये भी आप समझो। अग्र अभिक्रिया की दर इक्वल टू पश्च अभिक्रिया की दर, फॉरवर्ड रिएक्शंस इक्वल टू बैकवर्ड रिएक्शन की रेट, अर्थात दोनों रिएक्शन की दर को हम बराबर करेंगे, साम्य अवस्था पर लेके जाएंगे। तो आर एफ इक्वल टू आर बी। तो आप मुझे बताओ आर एफ, यहां पर आप देखो आर एफ का मान क्या निकाले हो, इतना निकाले हो, तो सेम टू सेम ये आर एफ का मान है मेरा ना, ये मैं लिख देता हूं आर एफ इक्वल टू इतना हमने मान निकाला है, और आर बी का मान मैंने कितना निकाला हुआ, इतना निकाला है, के बी और यहां पर ब्रैकेट में है एक्स एक्स और वाई वाई, यहां पर निकाला है हमने। तो उसी मान को मैं ले लेता हूं, आर एफ का मान इतना हमने निकाला हुआ है, कहां है, तो यहां देखो ध्यान से, ये मैं यहां छाप दिया। क्लियर हो भाई। अब आर बी का जो वैल्यू है उसको मैंने यहां पर सेम टू सेम फोटोकॉपी कर दिया, अर्थात आर बी का वैल्यू ये हुआ और आर एफ का वैल्यू ये हुआ, दोनों के मान को हमने बराबर कर दिया। आई होप क्लियर समझ आ गया भाई। अब हम और आगे बढ़ाएंगे, देखो के एफ के बटे में मैं के बी को लिख सकता हूं, अर्थात जो मेरा कांस्टेंट है, अर्थात जो मेरा स्थिरांक है, उसको हम एक दूसरे के बटे में लिख सकते हैं। के एफ अपॉन के बी मैं लिख सकता हूं, और हम क्या लिखेंगे, जब इसके बटे में मैं इसको लिख रहा हूं तो इसके बटे में मैं ए और बी को मैं लिख सकता हूं। तो मेरे पास जो उत्पाद बना हुआ है, प्रोडक्ट जो बना है, उसके नीचे में मैं ए और बी को लिख सकता हूं। तो इसके बटे में मैंने नीचे लिख दिया, और के एफ बटे में के बी ये हो जाएगा और इसके बटे में मेरा ये हो जाएगा। आई होप क्लियर है। अब स्टूडेंट इसके जगह में मैं के सी लिख दिया, क्या लिख दिया, के सी लिख दिया। अब मैंने दर्शाया भी है के सी किसके बराबर है, के एफ अपॉन के बी। तो हम क्या बोलेंगे, के सी को साम्य स्थिरांक कहेंगे, अर्थात इक्विलिब्रियम कांस्टेंस कहते हैं। क्लियर हो भाई। तो इस इतना के जगह में मैं के और सी लिख दिया, अब बाकी मेरा सेम है। तो यही जो हमारे पास समीकरण 3 जो निकल के आया है, यही द्रव्य अनुपाती नियम के लिए उत्क्रमणीय अभिक्रिया की दर को बता रहा है। चलो एक बार स्क्रीनशॉट फटाफट सभी लोग ले लो, ठीक है, समझ में आ जाएगा पूरा आप लोगों को। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आप सब ने इसको समझा कि कैसे हम इसको समझें, कैसे हम बनाएं, एकदम क्लियर है। नोट्स बस बनाना आप लोगों को एकदम कवर हो जाएगा, कोई कठिन नहीं है, एकदम इजी है। एक बार अग्रगामी अभिक्रिया के लिए ज्ञात करेंगे और डिट्टो हम फोटोकॉपी कर देंगे पश्चगामी अभिक्रिया के लिए, फिर दोनों को बराबर कर देंगे, दोनों के मानों को इस तरीके से, और इसके बटे में इसको लिख देंगे और इसके बटे में हम इसको लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और यहां पर इतना के जगह में मैं लिख दिया हूं के और सी, और के सी किसके मान के बराबर है, के एफ अपॉन के बी के मान के बराबर है, मैंने नीचे में यहां पर शो करके लिख दिया है। ठीक है, तो के सी क्या है, के सी को साम्य स्थिरांक कहते हैं। तो यही हमारा जो समीकरण 3 है वो द्रव्यानुपाती नियम के लिए क्या है, व्यंजक है। आई होप आप लोगों को जो हमारे पेपर में लिखे जाने हैं 2 पेज मैंने आपको जो बताया है, ये 3 नंबर 4 नंबर में पूछ सकते हैं। बहुत ही स्पेशल है स्टूडेंट, आप सब लोग इनको अच्छे से कवर कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, सभी लोग इनको अच्छे से नोट्स बनाए भाई, और धूम मचा के पढ़ो। बहुत अच्छा क्लास चल रहा है,
क्लास कैसा चल रहा है। आप सभी लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि आप अपने यूनिवर्सिटी का नाम, कॉलेज का नाम जरूर मुझे आप लोग कमेंट करके बताएं, और लेक्चर कैसा लग रहा है, आपको क्या मदद मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, समझने में कुछ हेल्प मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसको आप बताएं जरूर। किताब पढ़ेंगे और बाकी चीज़ पढ़ेंगे तो हो सकता है आपको डाउट हो सकता है, लेकिन इसको अगर आप पढ़ेंगे तो आपको एक कोई सामने वाला आदमी समझा रहा है, बता रहा है, तो आप लोगों को जहाँ जहाँ डाउट है ना, वहाँ आपको एक ट्रेनिंग की तरह मिल रहा है, कोई आपको ट्रेनिंग दे रहा है अच्छे से, और आप उनको अच्छे से कवर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को देखते रहना, समझते रहना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो को आज करने के लिए थैंक यू सो मच।